हेलो दोस्तों, आज की वीडियो क्लासेज में हम आपको विकास की वैकल्पिक अवधारणा के बारे में लेकर चलेंगे। विकास एक ऐसी अवधारणा जिसके अनुसार हम चारों तरफ प्रगति पर, आधुनिकीकरण पर, बदलावों पर बल देते हैं। आज के समय में विकास की एक ऐसी अवधारणा को अपनाए जाने की जरूरत है जिससे हम अपने विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित बनाते हुए चले। इस संदर्भ में सतत विकास की अवधारणा हमें मुख्य रूप से नजर आती है। दोस्तों, इस क्लासेज में हमने 17 टॉपिक या क्वेश्चंस लिए हैं, तो आइए समझते हुए चलते हैं एक एक टॉपिक और क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या धारणीय विकास या अक्षत विकास। क्या है सतत विकास? सतत विकास की अवधारणा वो अवधारणा है जिसके अनुसार हम इस बात पर बल देते हैं कि हम विकास तो करें, लेकिन वह विकास पर्यावरण के अनुकूल। हम कृषि को बढ़ावा दें, हम उद्योग को बढ़ावा दें, हम ट्रांसपोर्टेशन को, कम्युनिकेशन सिस्टम्स को, बिल्डिंग्स का निर्माण करें, कारखानों का निर्माण करें, बांधों का निर्माण करें, सारी एक्टिविटी करें, लेकिन वो सभी विकास ऐसा हो जिससे हमारा पर्यावरण पूरी तरह सुरक्षित रहे। दोस्तों, आज 21वीं शताब्दी में जब हमारा पर्यावरण तरह तरह के प्रदूषणों से संबंधित है, जल, थल, वायु, ध्वनि, नाभिकीय, इसके अलावा रेडिएशंस वगैरह, तो सिचुएशंस में सतत विकास की अवधारणा को अपनाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने सतत विकास के विभिन्न उपागम यानी सिद्धांत, थ्योरीज। तो सतत विकास के संदर्भ में कितने उपागम हैं? तो सतत विकास के संदर्भ में अलग अलग उपागम अलग अलग राइटर्स के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला उपागम आता है सकारात्मकवादी उपागम। यह वह उपागम है जो आर्थिक समृद्धि, आर्थिक उन्नति पर मुख्य बल देता है, संसाधनों पर, संपन्नता पर बल देता है। सकारात्मकवादी उपागम का मानना है कि अगर आपकी इनकम सही है तो आप सभी रिसोर्सेज का उपयोग कर सकते हैं, अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। सकारात्मकवादी उपागम को अगर हम देखें तो सभी दृष्टियों में उपागम हमें उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ संपन्नता पर, आर्थिक विकास पर बल दिया गया, पर्यावरण की अनदेखी करने की कोशिशें की गई। नेक्स्ट है बहुआयामी, मल्टीपल। यह वो उपागम है जो पर्यावरण के साथ साथ विकास को भी फोकस करता है। इस उपागम में स्पष्ट किया गया कि आप विकास करो, लेकिन वह विकास पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए, यानी आर्थिक गतिविधियों को पर्यावरण के अनुकूल ढालने पर बल दिया गया बहुआयामी उपागम। हम कह सकते हैं कि बहुआयामी उपागम आर्थिक संपन्नता के साथ साथ पारिस्थितिकी की सुरक्षा, पर्यावरण पारितंत्र की सुरक्षा पर भी बल देता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी प्रणाली उपागम। इकोसिस्टम्स प्रणाली क्या है? तो पारिस्थितिकी प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें पारिस्थितिकी को, पारितंत्र को, इकोलॉजी को साफ रखने पर बल दिया गया। जलमंडल, थलमंडल, वायुमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर आदि में समन्वय स्थापित करते हुए आगे बढ़ने पर बल दिया गया। इसमें कहा गया कि हम जो भी विकास कर रहे हैं वह विकास इस टाइप का हो जिससे हमारा पर्यावरण पूरी तरह सुरक्षित बना रहे। नेक्स्ट है स्वदेशी उपागम। आज जब हम अपनी सुविधाओं से, अपने संसाधनों से स्वयं अपने से संतुष्ट नहीं है, हमारा मानना है कि अगर हम दूसरे तरीकों को अपनाएंगे तो उससे हम वास्तव में आगे बढ़ सकते हैं, तो सिचुएशंस में स्वदेशी उपागम अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रूप में नजर आता है। यह वह उपागम जो स्पष्ट करता है कि आप सतत विकास को पाने के लिए सेल्फ संसाधनों से, परंपरागत पद्धतियों का उपयोग करके पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। स्वदेशी उपागम में उपागम जो अपनी आवश्यकताओं को सीमित करने पर, जैविक खेती पर यानी जैविक कृषि पर, इसके अलावा रसायनों के कम उपयोग पर, तालाबों के संरक्षण पर, वर्षा जल संग्रहण जैसी पद्धतियों पर बल देता है। तो इस उपागम को हम स्वदेशी उपागम के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, हमने पढ़ा सतत विकास के संदर्भ में अलग अलग उपागम और उनमें मौजूद तथ्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी का संरक्षण कैसे हो सकता है? तो जैव विविधता के संरक्षण के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन हम यहाँ मोटे तौर पर दो तरीकों को लेंगे। फर्स्ट का नाम है बहिर्स्थानीय संरक्षण, नेक्स्ट का नाम है स्व स्थानीय संरक्षण। बहिर्स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत हम जीव जंतुओं को प्राकृतिक आवास के समान ही कृत्रिम आवास उपलब्ध कराता है। इसके तहत देश के अलग अलग भागों में नेशनल पार्कों को बनाया जाता है, जू चिड़ियाघर बनाए जाते हैं, डीएनए बैंक बनाए जाते हैं। कहने का मकसद यह है कि जीव जंतुओं को उनके अकॉर्डिंग माहौल उपलब्ध कराकर उनकी जनरेशन को बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है।
जिन क्षेत्र विशेष में एक जीव जंतु नहीं पाया जाता, अन्य क्षेत्रों से लाकर वहां कृत्रिम माहौल उपलब्ध कराया जाता है और फिर उनको जंगलों में उसके बाद छोड़ दिया जाता है। दूसरा है स्व स्थानीय संरक्षण, जिसके अनुसार जीव जंतुओं को, पक्षियों को उनके प्राकृतिक माहौल में ही अनुकूल सिचुएशंस, दशाएं उपलब्ध कराई जाती है। इसके तहत देश के अलग अलग भागों को सेंचुरी घोषित कर देती है, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर देती है या नेशनल पार्क बना देती है। आज हमारे भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व मौजूद है। दोस्तों, हमने पढ़ा जैव विविधता के संरक्षण के तरीके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है उत्तर दक्षिण विभाजन? उत्तर दक्षिण विभाजन, तो आज दुनिया में 193 में 193 कंट्रीज हैं। दुनिया के इन देशों को हम मोटे तौर पर 2 भागों में बांटते हैं, उत्तरी गोलार्ध के देश और दक्षिणी गोलार्ध के देश। उत्तर से हमारा अभिप्राय विकसित देशों से है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, रूस जैसे देशों को शामिल किया जाता है। ये वे देश है जिनमें कुल आबादी का 23% हिस्सा रहता है, परंतु आर्थिक संपन्नता की दृष्टि से, आर्थिक संसाधनों को ये लोग पूरे विश्व के 80% इस्तेमाल करते हैं। यानी उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत मौजूद देश विकसित देश हैं और यहाँ कुल जनसंख्या का ओनली 23% रहता है, लेकिन संसाधनों का 80% ही देश इस्तेमाल करते हैं। आज हमारा जो पर्यावरण दूषित स्वरूप में ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया हम देख रहे हैं, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं उत्तर के विकसित देशों की काफी बड़ी भूमिका रही है। नेक्स्ट है दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत हम विकासशील देशों को शामिल करते हैं, जिसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश हैं। इन देशों के अंतर्गत कुल आबादी का विश्व की 77% है। संसाधन इन देशों के पास नाम मात्र के हैं और ये देश तरह तरह के अभाव से, अशिक्षा से, निर्धनता से, धार्मिक जातीय तनाव से, प्रदूषण से जूझ रहे हैं। तो दोस्तों, सिचुएशंस को ही हम उत्तर दक्षिण विभाजन के नाम से जानते हैं। दोबारा एक बार समझाना चाहेंगे, उत्तर दक्षिण विभाजन से हमारा अभिप्राय विश्व में विकसित और विकासशील देशों के बीच मौजूद गैपिंग और संसाधनों के स्वरूप से। यहाँ तक कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो भी आमतौर पर भेदभाव से संबंधित देखने को मिलती हैं। उत्तर के विकसित देशों को ज्यादा फैसिलिटीज होती है, जबकि दक्षिण के विकसित देशों की ज्यादा सुविधाएं मौजूद नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आज के समय में जब चारों तरफ एक विकास की पर्टिकुलर अवधारणा को स्थापित करने की कोशिशें चल रही है, तो उस सिचुएशन में HDI अवधारणा का आना काफी महत्वपूर्ण रहा है। यह अवधारणा है जिसको पाकिस्तान के प्रमुख अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा दिया गया। 1990 से इस अवधारणा का उपयोग UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहा है। प्रतिवर्ष HDI रिपोर्ट को जारी किया जाता है, जिसमें अलग अलग देशों के सतत विकास के स्वरूप को या मानव विकास के स्वरूप को स्पष्ट किया जाता है। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत HDI के अंतर्गत 3 इंडेक्स है, जिसमें शिक्षा, जीवन प्रत्याशा यानी जीवन जीने की आयु और प्रति व्यक्ति आय। 2022 के HDI सूचकांक में 191 देशों में भारत का स्थान 132 था, जबकि नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन जैसे देश पहले पोजीशन पर हैं। दोस्तों, हमने विकास के संदर्भ में HDI सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने वर्षा जल संग्रहण या वर्षा जल संरक्षण या रेन हार्वेस्टिंग। तो वर्षा जल संरक्षण, दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश, इसके अलावा भारत की जलवायु उष्ण और मानसूनी, इसके अलावा मानसून अनिश्चित है। तो इस सिचुएशंस में वर्षा जल संग्रहण पद्धति को अपनाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। 1966 में हरित क्रांति के बाद भारत में भूमिगत जल का तेजी से दोहन बढ़ा है। इसके अलावा शहरीकरण की प्रक्रिया अनियोजित ढंग से देश के अलग अलग भागों में हम देख रहे हैं। तो उन सब सिचुएशंस में वर्षा के जल को सुरक्षित रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। वर्षा जल संरक्षण के अलग अलग तरीके हैं, जिनमें परंपरागत और मॉडर्न दोनों तरीके शामिल कर सकते हैं। तालाबों का, झीलों का संरक्षण करना, नदियों में जगह जगह छोटे छोटे रोक बांध बनाना, शहरी क्षेत्रों में टैंक बनाकर पानी को इकट्ठा किया जाना, जैसे कि राजस्थान जैसे क्षेत्रों में प्राचीन काल से ही पानी को सुरक्षित रखने की रणनीति अपनाई जाती रही है। इसके अलावा जितने भी हमारे कम्युनिटी पैलेसेज हैं, कम्युनिटी हॉल्स वगैरह, वहां पर भी वर्षा जल संरक्षण की नीतियों को हम प्रभावी रूप से अनिवार्य बना सकते हैं। अगर हम वर्षा जल संग्रहण की नीति को अपनाएं तो वास्तव में पानी की समस्या का काफी हद तक समाधान हो सकता है। इसके अलावा नदी जल सुरक्षा यानी पानी की शुद्धता को बनाए रखने की भी कोशिश की जाए। नेक्स्ट है सतत कृषि, जैविक कृषि।
सतत कृषि से हमारा अभिप्राय या जैविक कृषि से हमारा अभिप्राय कृषि पद्धति के उस रूप से है जिसके अंतर्गत हम परंपरागत बीजों का, परंपरागत तरीकों का, फसल चक्रण, फसलों को अदल बदल कर बोना, बहुविध कृषि प्रणाली को अपनाते हुए, इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट, केंचुए से बनी खाद का उपयोग करके, इसके साथ ही हम नीम से बने कीटनाशकों का उपयोग करके इस कृषि को करते हैं। इसे हम जैविक कृषि के नाम से जानते हैं। आज के समय में जब हम कृषि क्षेत्र में फर्टिलाइजर का, कीटनाशकों का, केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका असर कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पर देखने को मिल रहा है। तो कंडीशंस में सतत कृषि, जैविक कृषि को अपनाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन व्यवसाय या हरित व्यवसाय। क्या है ग्रीन व्यवसाय या हरित व्यवसाय? तो ग्रीन व्यवसाय की अवधारणा पिछले कुछ समय से तेजी से उभर कर सामने आई है। आज जब पर्यावरण लगभग पूरे विश्व का प्रदूषित स्वरूप में, और पर्यावरण प्रदूषण किसी एक व्यक्ति की, समुदाय की प्रॉब्लम ना होकर पूरे विश्व की है, तो सिचुएशंस में ग्रीन व्यवसाय की अवधारणा बहुत तेजी से विकसित होती जा रही है। ग्रीन व्यवसाय, हरित व्यवसाय के अंतर्गत कोशिशें की जाती है कि एक इंडस्ट्री कम से कम पानी का इस्तेमाल करे, जिस पानी का इस्तेमाल करे उस पानी का पुनर्चक्रण किया जाए, इसके अलावा उस पानी को शुद्ध करके वाटर बॉडीज में डाला जाए, इसके साथ ही केमिकल का कम से कम उपयोग हो, प्रदूषण मुक्त वातावरण हो, आईटी पद्धति का उपयोग किया जाए, कागज का कम से कम उपयोग हो, रिसोर्सेज का भी सोच समझकर उपयोग किया जाए। इसके अलावा अपने प्रोडक्ट को रिसाइकलिंग फैसिलिटीज इंडस्ट्री प्रोवाइड कराए। तो दोस्तों इस अवधारणा को हम ग्रीन व्यवसाय के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सततशील और गैर सततशील क्रियाएं। सततशील वे क्रियाएं जो पर्यावरण के अनुकूल है उन्हें हम सततशील क्रियाएं कहते हैं, और वे क्रियाएं जो पर्यावरण के अनुकूल नहीं है उन्हें हम गैर सततशील क्रियाएं कहते हैं। वृक्षारोपण करना, जैविक कृषि को अपनाना, ग्रीन व्यवसाय को अपनाना, संसाधन का सीमित इस्तेमाल करना सततशील क्रियाएं आती है, जबकि गैर सततशील क्रियाओं में जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल डीजल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना, अनियोजित विकास, पेड़ों की कटाई आदि, केमिकल्स का प्रयोग, इन सबको हम गैर सततशील क्रियाओं के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण की धारण क्षमता या पर्यावरण की धारणीय क्षमता क्या है? दोस्तों पर्यावरण की धारणीय क्षमता से हमारा अभिप्राय उस अवधारणा से जिसके अनुसार पर्यावरण की कैपेसिटी को हम जानते हैं। पर्यावरण की धारणीय क्षमता जब तक मजबूत है, स्वस्थ है, तब तक वह सभी प्रकार के प्रदूषण को आत्मसात कर लेती है। लेकिन अगर पर्यावरण प्रदूषण ज्यादा बढ़ जाए तो सिचुएशन में पर्यावरण की धारणीय क्षमता खत्म हो जाती है। एक नदी है जो अपने स्रोत से बहती हुई चल रही है, उसमें तरह तरह की गंदगी वगैरह, कीटनाशक वगैरह, केमिकल्स वगैरह डाल रहे हैं। अगर उनका एक छोटे रूप में है तो कोई असर हमें पता नहीं चलेगा, अगर अधिक मात्रा में हो जाए तो उसका साफ असर हमें देखने को मिल जाएगा। हम कह सकते हैं कि पर्यावरण की धारणीय क्षमता से अभिप्राय पर्यावरण की उस क्षमता से है जिसके अनुसार वह प्रदूषण को कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं। अगर पर्यावरण की धारणीय क्षमता खत्म हो जाए तो उसका परिणाम चारों तरफ प्रदूषण के रूप में देखने को मिलता है। आज हम वे नदियां जिन्हें हम स्वस्थ मानते थे, पवित्र माना जाता था, आज नदियां हमारे प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत हो चुकी है, एक बड़ा स्वरूप बन चुकी है। नेक्स्ट SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास के संदर्भ में परिस्थितियों को समझते हुए यूएनओ द्वारा 2015 में 17 गोल रखे हैं, लक्ष्य रखे हैं, यानी 2030 तक उन लक्ष्यों को पाने का लक्ष्य रखा है। 17 लक्ष्यों के अंतर्गत निर्धनता का समापन करना, सतत विकास को पाना, सभी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, केमिकल का उपयोग रोकना, जैविक कृषि को बढ़ावा देना, ग्रीन व्यवसाय को बढ़ावा देना, उन शहरों का विकास करना, ऐसे शहरों का विकास करना जो सतत विकास के अनुकूल हो, इस टाइप के 17 लक्ष्य रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारी समानता का सतत विकास से क्या संबंध है? नारी वर्ग, नारी महिला वर्ग जिसे हम आदि आबादी के नाम से जानते हैं। दोस्तों विकास के होड़ में हम सभी चीजों को भूल चुके हैं, विशेष रूप से नारियों की पर्यावरण सुरक्षा में क्या योगदान हो सकता है उसको भी हमने काफी हद तक इग्नोरेंस पॉइंट पर डाल दिया है। अगर एक क्षेत्र विशेष में, देश में नारी वर्ग असमानता से ग्रस्त है तो हम कभी भी वहां सतत विकास को नहीं पा सकते। हमें नॉलेज होनी चाहिए, भारत जैसे देश में भी पर्यावरण सुरक्षा में शुरू से ही महिला वर्ग आगे रहा है। चाहे राजस्थान के खेजड़ी के बिश्नोई समुदाय की अमृता देवी की बात हो, चाहे चिपको आंदोलन में गोरा देवी की बात हो, इसके अलावा सुनीता नारायण के साथ साथ
नर्मदा बचाओ आंदोलन में मेघा पाटेकर, अरुंधति राय, ये सब महिलाएं हमें स्पष्ट करती हैं, बताती हैं कि यदि नारी समानता को बढ़ावा दिया जाए, नारी को भी आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए, तो सतत विकास की प्रक्रिया में काफी बड़ा रोल निभा सकती हैं। तो दोस्तों, आज के समय जरूरत इस बात की है कि हम नारी समानता को बढ़ावा दें, नारी वर्ग को आर्थिक रूप से संपन्न बनाएं, सामाजिक रूप से उसके सभी अधिकार उपलब्ध कराएं, भेदभाव को रोकें। तो इसका रिजल्ट कहीं ना कहीं हम सतत विकास की अवधारणा के रूप में देखेंगे। तो हम कह सकते हैं नारी समानता, नारी सशक्तिकरण वास्तव में सतत विकास से संबंधित है। नेक्स्ट, सतत जीविका प्राप्ति। सतत जीविका प्राप्ति से हमारा अभिप्राय उस अवधारणा से है जिसके अनुसार हम इस प्रकार जीविका को, आर्थिक स्थिति को धारण करते हैं, ऐसे रोजगार को कवर अप करते हैं, ऐसे इंडस्ट्रीज को लगाते हैं जिससे सतत जीविका को हम प्राप्ति करें। हम कह सकते हैं सतत जीविका की अवधारणा काफी हद तक ग्रीन व्यवसाय से मिलती है, जिसमें हम प्रदूषण मुक्त वातावरण को, प्रदूषण मुक्त फैक्ट्रीज को लगाते हैं, कम से कम कागज का उपयोग, कम से कम उत्सर्जन करते हैं। इसके अलावा ICT पद्धति का उपयोग करते हैं। तो इस अवधारणा को हम सतत जीविका प्राप्ति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, MNC TNC, मल्टीनेशनल कंपनी, TNC ट्रांसनेशनल कंपनी, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां और पर्यावरण क्षरण। MNCs वे कंपनियां हैं जो एक देश विशेष में न होकर पूरे वर्ल्ड में उनका विस्तार है। आज के समय में विकासशील देशों में यदि पर्यावरण क्षरण हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं MNC TNC का एक बड़ा रोल है। ये कंपनियां आर्थिक एक क्षेत्र विशेष के संसाधनों का उच्च स्तर पर दोहन करती है, जिसका परिणाम उस देश में पर्यावरण क्षरण के रूप में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज इस चीज की है कि MNC TNC संसाधनों का जिस तरह शोषण कर रहे हैं विकासशील देशों में, उस पर ध्यान दिया जाए ताकि पर्यावरण की सुरक्षा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास और पारंपरिक और वैज्ञानिक ज्ञान। आज जब चारों तरफ सतत विकास को अपनाने की बात चल रही है, प्रदूषण मुक्त वातावरण को स्थापित करने की बात चल रही है, तो सिचुएशंस में जरूरत इस चीज की है कि हम परंपरागत और वैज्ञानिक ज्ञान दोनों को अपनाएं। परंपरागत ज्ञान वो ज्ञान जो हमारे अपने पूर्वजों से, पुरखों से मिला है। परंपरागत ट्रेडिशनल तरीके लोगों ने अपनाए, हमारा पर्यावरण सुरक्षित बना रहा। प्राचीन काल से भारत जैसे देश में लगभग हर गांव में तालाबों का स्वरूप रहा, झीलों का स्वरूप रहा। शासक वर्ग ने स्वयं तालाब और झीलों की मरम्मत कराई। वृक्षारोपण पद्धति पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया गया, आवश्यकताओं को सीमित रखने पर बल दिया गया। ये सब दोस्तों, इसके अलावा वर्षा के जल को सुरक्षित रखने की पद्धति अपनाई गई। वैज्ञानिक ज्ञान जिसमें हम CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जैसी पद्धतियों को अपनाते हैं, व्हीकल्स को फोकस करते हैं, ICT का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, आज जब इस चीज की है, इसके अलावा ऐसी तकनीक अपनाते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी व्हीकल्स में अपनाई जा रही है जिसमें कम से कम ईंधन की जरूरत हो, कम से कम धुआं निकले। तो दोस्तों, सतत विकास को अगर हम पाना चाहते हैं तो आज जरूरत इस चीज की है कि हम ट्रेडिशनल पैटर्न के साथ साथ मॉडर्न पैटर्न, मॉडर्न नॉलेज को भी अपनाएं। इससे हम वास्तव में सतत विकास को पा सकते हैं। नेक्स्ट, ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड सतत विकास। जैसे कि जस्ट अभी आपको बताया गया कि वैज्ञानिक ज्ञान को अपनाकर हम वास्तव में सतत विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। तो कुछ अवधारणा हमारे यहाँ पर टच हो जाती है। तो ICT एंड सतत विकास, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के माध्यम से हम वास्तव में सतत विकास को पा सकते हैं, जैसे कि कोशिशें पूरे विश्व में आज हम देखने को मिल रही हैं, जिसके अंतर्गत प्रदूषण मुक्त वातावरण होता है, ICT पद्धति का उपयोग होता है, व्हीकल्स ऐसे बनाए जा रहे हैं जो कम ईंधन का इस्तेमाल करें, कम उनसे धुआं उत्सर्जित हो, ये व्हीकल्स को फोकस किया जा रहा है, पर्यावरण अनुकूल बिल्डिंग्स बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और व्यक्तिगत प्रयास, पर्सनली अपने अपने लेवल पर करना तथा सतत विकास। आज जब सतत विकास को मांग चारों तरफ से उठ रही है, तो सिचुएशंस में SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, व्यक्तिगत प्रयास काफी बड़ा रोल निभा सकते हैं, जैसे कि अपनाते आए हैं। तो दोस्तों, हमने पढ़ा विकास की वैकल्पिक अवधारणाएं। उम्मीद है लेसन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।